हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है और आपका डेली ऑडियो सेशन में भी स्वागत है। आज हम इस सेशन में ब्रायोफाइटा स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे प्रीवियस वाले सेशन में मैं आपको शैवालों का आर्थिक महत्व पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको लाभदायक महत्व और हानिकारक महत्व जो था, यानी लाभदायक शैवाल और हानिकारक शैवाल पढ़ा दिया था। तो आज हम ब्रायोफाइटा स्टार्ट करेंगे। तो ब्रायोफाइटा क्या है आपके, ठीक है, किसने ब्रायोफाइटा शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, आइए देखते हैं। तो पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें, प्लांट किंगडम में पादप जगत में ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के मध्य रखा गया, यानी कि थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के मध्य यानी बीच में ब्रायोफाइटा को रखा गया है। और ब्रायोफाइटा जो है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ब्राउन, एक वैज्ञानिक थे ब्राउन, जिन्होंने सन 1864 में किया था ब्रायोफाइटा शब्द का सबसे पहले प्रयोग। ये पादप विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता तथा नमी पाई जाती है। इन पादपों को वनस्पति जगत का उभयचर या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये पादप जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एम्फीबियंस तो आपको पता है, एम्फीबियंस यानी उभयचर, यानी कि जो दोनों जगह रह सकते हैं, जल में भी रह लेंगे और आपके स्थल में भी रह लेंगे। तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स को अगर हम बात करें, इनको प्लांट्स के यानी कि अगर हम बात करें, इनको वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। क्योंकि ये पादप जल में भी रह लेते हैं और स्थल में भी रह लेते हैं, दोनों प्रकार के आवासों यानी हैबिटेट्स में रह लेते हैं, इसीलिए इन्हें उभयचर कहते हैं। उभयचर ऑफ प्लांट किंग, वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। जो भारतीय ब्रायोफाइटा है, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा प्रोफेसर SR कश्यप हैं। इन्हीं को भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कहा जाता है। अब इसके कुछ समान लक्षण देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाले पादपों के कुछ लक्षणों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कुछ निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला लक्षण देखिए, ब्रायोफाइट आदिम स्थलीय पादपों का समूह है जो नम एवं छायादार स्थलों पर पाए जाते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस एवं रिक्सिया नेटेंस आदि का जीवन चक्र पूरी तरह जलीय होता है। ये पादप ऊपरी रोही भी हो सकते हैं, उदाहरण डंड्रीसियोस, उदाहरण बक्स बोमिनिया एफाइलिया एवं क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, ये उदाहरण हैं इसके। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इनके जीवन चक्र के दौरान सुस्पष्ट युग्मोद्भिद यानी गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइटिक तथा बीजाणुभिद स्पोरोफाइटिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, अतः ये विषम रूपी हिट्रोमॉर्फिक होते हैं। मुख्य पादप युग्मोद्भिद होता है जो सुस्पष्ट दीर्घकालीन हरित व मुक्त शाखित होता है, जबकि बीजाणुभिद अल्पकालीन तथा पूर्ण रूप से युग्मोद्भिद पर आश्रित होता है। संरचनात्मक दृष्टि से ब्रायोफाइट्स का युग्मोद्भिद जटिल होता है। आदि प्रिमिटिव रूपों में इनका पादप काय पोस्ट्रेट एवं सुकाय थैलॉइड होता है, जैसे रिक्सिया मार्केशिया, परंतु मॉस में पादप काय ऊर्ध्व होता है जो स्तंभ सदृश कोमल अक्ष तथा पत्ती के समान पार्श्व उपांगों में विभेदित होता है। इन पादपों में सत्य जड़ों का अभाव होता है तथा अवशोषण व आधार से संलग्न होने के लिए तंतु पादपों के आधार तल पर समान संरचना पाई जाती हैं, जिन्हें हम मूलाभास या राइजोइड्स भी कहते हैं। जो राइजोइड्स हैं, ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय एवं शाखित होते हैं, यानी ब्रांच में निकले रहते हैं। जो आपके राइजोइड्स हैं यानी मूलभासों के अतिरिक्त कुछ हल्के बैंगनी रंग के स्केल्स भी पाए जाते हैं, जो ये वृद्धि क्षेत्र की रक्षा एवं जल का अवशोषण करते हैं, यानी कि जो ग्रोथ पार्ट होगा उसकी ये क्या करेंगे, एक तरीके से सेफ्टी करेंगे और उसके अलावा वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। कौन? राइजोइड्स। पर जो आपके ब्राउन कलर के जो हैं, आपके बैंगनी कलर के, हल्के बैंगनी कलर के जो स्केल्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, इनका पादप काय केवल मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है और इसी कोशिकाओं में श्रम विभाजन नहीं होता। इनमें उच्च श्रेणी के पादपों के समान संवहन ऊतक या दारू जाइलम एवं पोषक वाहक अनुपस्थित होते हैं, अतः जल का अवशोषण सामान्यतः सीधे सतह द्वारा होता है। इसी कारण इन्हें असंवहनीय एम्ब्रियोफाइट भी कहते हैं। पर्णहरण यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये पादप स्वपोषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इनमें जनन क्रिया की अगर हम बात करें, जनन जो होता है वेजिटेटिव होता है यानी कायिक होता है तथा लैंगिक सेक्सुअल विधियों द्वारा संपन्न होता है
और जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूर्णतः अनुपस्थित होता है, इनमें नहीं होता है। तो यानी कि ब्रायोफाइट्स में 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, 2 टाइप्स का जनन होता है। कौन कौन सा? वेजिटेटिव और सेक्सुअल, यानी कि कायिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है? कायिक जनन अनेक विधियों द्वारा होता है, जैसे कि विखंडन, अपस्थानिक शाखाओं कंद यानी ट्यूबर्स, फ्रेगमेंटेशन, गैमी, पुंतंतु यानी प्रोटीनिया, पत्र प्रकल्पा, बुलबिल आदि विधियों द्वारा होता है। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषम युग्म की अथवा अंड युग्म की उगैमस प्रकार का होता है तथा जननांग बहुकोशिकीय होते हैं। वे बंद जैकेट आवरण द्वारा घिरे होते हैं। जो नर जननांग की अगर हम बात करें इसमें, यानी कि जो मेल पार्ट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होंगे, तो नर जननांग जो होते हैं सवृंत बहुकोशिकीय गोल गदाकार यानी क्लब शेप्ड में होते हैं, जिसे हम पुंधानी, हिंदी में पुंधानी, इंग्लिश में एंथ्रीडिया कहते हैं। इनके भीतर अनेक नर युग्मक या पुम्मड़ू एंथ्रीजॉइड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक एंथ्रीजॉइंट्स चल एवं द्विकशाभिक होते हैं, यानी कि 2 फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर उन पर पाए जाते हैं। मादा जननांग की बात करें, स्त्रीधानी आर्चिगोनियम कहलाते हैं। उसके साथ साथ ये एक फ्लास्क सदृश बहुकोशिकीय संरचना होती है। इनका आधारीय भाग फूला हुआ अंडदा, बेंटर तथा ऊपरी दीर्घित भाग ग्रीवा, नेक कहलाता है। अंडदा में एक अंड एग पाया जाता है जो अचल होता है और जो बंद कोशिकाओं के आवरण से घिरा होता है, तथा एक अधरनाल कोशिका वेंट्रल कैनाल सेल से, यानी कि अगर हम बात करें जो अधरनाल कोशिका है वेंट्रल कैनाल सेल उसकी बनी होती है। और जो ग्रीवा है, ग्रीवा में अनेक ग्रीवा नाल कोशिका यानी कि नेक कैनाल सेल्स भी पाई जाती हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की बात करें तो निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना उसके निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अनेक पुम्मड़ू मतलब अभी हम आपको बता दिए थे, ठीक है। एंथ्रीजॉइड जो हैं आपके, अनेक एंथ्रीजॉइड्स अंडदा में प्रवेश करते हैं तथा केवल एक पुम्मड़ू अंड से सैलित होकर युग्मन जायगोट बनाता है। निषेचन के तुरंत पश्चात विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं और द्विगुणित बीजाणुभित यानी कि सोप्रोफटिक अवस्था का निर्माण करते हैं। बीजाणुभित जो हैं, बीजाणुभित का निर्माण भ्रूण से होता है और यह पूर्ण रूप से युग्मोद्भिद पर आश्रित होता है। यह बीजाणु कोष के रूप में हो सकता है। बीजाणुभित पाद, फूट, सीटा एवं संपुट कैप्सूल में विभेदित होता है जैसे मॉस, परंतु कुछ सदस्यों में पाद एवं सीटा दोनों अनुपस्थित होते हैं, जैसे रिक्सिया इसका एग्जाम्पल है। और यही मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा दूंगा रिक्सिया। बीजाणुभित के संपुट में अर्धसूत्री विभाजन से अनेक अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। सभी बीजाणु समान आकार एवं आमाप के होते हैं, अतः ये समबीजाणिक होते हैं। बीजाणुओं का स्फुटन संपुट भित्ति के फटने से होता है तथा अचल होते हैं। इनका प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु द्वारा अंकुरित होकर अगुणित युग्मोद्भिद का निर्माण करते हैं। मांस में बीजाणु के अंकुरण से तंतुनमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे प्रथम तंतु कहते हैं, और यह हरी अगुणित स्वतंत्र कोशिका संश्लेषी प्रारंभिक संरचना है, जिसे युग्मोद्भिद विकसित होता है। अब हम बात कर लेंगे ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र कैसा होता है। तो इसके जीवन चक्र में पीढ़ियों का एकांतरण यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अर्थात इनके जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट प्रवस्था पाई जाती हैं जो आकार के लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होती हैं, और इन्हें हम युग्मोद्भिद तथा बीजाणुभिद यानी कि N और 2N भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो ब्रायोफाइट है आपके, ब्रायोफाइट का हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवास एवं वितरण। तो ब्रायोफाइटा पादप प्रथम स्थलीय पादप माने जाते हैं, यानी कि स्थल यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले सबसे पहले पादप माने जाते हैं ब्रायोफाइट। परंतु ये वातावरण की सीमित दशाओं में ही अधिक नमी स्थलीय आवासों पर वृद्धि कर पाते हैं। ये पादप विश्ववायी यानी कि कॉस्मोपोलिशन है। सामान्यतः ये छायादार नम स्थान, नम दीवार, नम भूमि, लकड़ी के लट्ठों, तनों व नम चट्टानों पर पाए जाते हैं। कुछ जलीय आवास में भी पाए जाते हैं, उदाहरण रिक्सिया, फ्लूटेंस। परंतु पॉलीट्राइकम जूनिपेरम एक मरुद्भिद ब्रायोफाइटा है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, यानी इसकी संरचना कैसी होती है। तो संरचना की अगर हम इसकी बात करें ब्रायोफाइटा की,
तो सामान्यतः ये कुछ मिलीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक तो लंबे होते हैं, लेकिन इसकी कुछ जातियां हैं जो 45 से 50 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं, जिसका उदाहरण है डाउसोनिया, आपने पढ़ा होगा। और इनका मुख्य पादप काय युग्मोद्भिद यानी गैमेटोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट दो प्रकार के स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, सुकाय स्वरूप और पार्डिल स्वरूप। सुकाय मतलब थैलॉइड फॉर्म और पार्डिल स्वरूप मतलब लीफी फॉर्म। अब हम बात करेंगे कि थैलॉइड फॉर्म एंड लीफी फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सुकाय स्वरूप। इनमें पादप काय सुकाय यानी कि जो आपके थैलॉइड हैं, डॉर्सीवेंट्रल पृष्ठधारी एंड द्विभाजी शाखित यानी कि डाइकोटोमाइसली ब्रांच्ड एवं फ्लैट चपटे होते हैं। और मॉस में प्रथम अगुणित प्रोटीनेमा होता है। ये पादप आधार पर श्यान वृद्धि करते हैं। अब हम बात करेंगे जो ऊपरी अधिचर्म के नीचे वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, इसमें वो आपस में उदग्र पटों द्वारा पृथक होते हैं और वायु प्रकोष्ठ थैलस की अपाच सतह पर छोटे छिद्रों द्वारा खुलते हैं, जिसका उदाहरण है रिक्सिया एवं मार्केंशिया। पार्डिल स्वरूप की बात करें लीफी फॉर्म की, तो जो लीफी फॉर्म है इसमें पादप काय ऊर्ध्व होते हैं और ये मूल स्तंभा पत्तियों में विभाजित होते हैं। ऊर्ध्व अक्ष के आधार से बहुकोशिकीय व शाखित मूलाभास विकसित होते हैं, जिससे पादप काय अधोस्तर पर स्थित होते हैं। अक्ष की आंतरिक संरचना में ऊतक अविभेदित या वल्कुट, जिसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं, सेंट्रल रीजन में विभेदित होता है, डिवाइड होता है। और पत्तियां सामान्यतः एक कोशिकीय मोटाई की होती हैं, जिसके उदाहरण हैं फ्यूनेरिया और पॉलीट्रैकम। ओके, अब इसकी बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन इसमें कैसा पाया जाता है, ठीक है। तो इसको अब हम आपके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा में जो जनन होता है आपके कायिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और उसी के साथ मैं आपको रिक्सिया पढ़ाऊँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ऑडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहां मैं डेली 4 PM पर डेली लाइव क्विज़ कराता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है, तो आप वहां ज्वाइन करिए। और वहां ज्वाइन करने के साथ आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका जो आपका स्टैंडर्ड है, आपका लेवल है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।